कृषि रत्न सम्मान से सम्मानित करने के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं किसान फूल कुमार जी को। महमखंड के भैनी मातो गांव के किसान फूल कुमार, जिन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर यहां पर प्राकृतिक खेती को अपनाया और एक जागरूक किसान के रूप में अपनी पहचान बनाई, उन्हीं की कृषि क्षेत्र में किए गए कामों को इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हर महीने के आखिरी रविवार को उनके पास दूर दूर से किसान प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। फूल कुमार बताते हैं कि प्राकृतिक खेती शुरुआत में घाटे का सौदा तब साबित हो सकती है जब किसान ने प्रशिक्षण ना लिया हो। इस खेती के लिए अच्छी तरह ट्रेन होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्राकृतिक खेती से लाखों रुपए कमाकर वो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बनने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फूल कुमार जी, नाम आपका फूल है, खेती फूल, तो घर में कितना फूल फूल माहौल है और दूसरे किसानों के घर भी फूल फूल मतलब माहौल रहे और आपकी फूल की तरह जो है ना मुस्कुराहट वहां भी रहे। ये बताइए कि कोई सीखना चाहे तो कैसे करे? ये मैं सभी किसानों से प्रार्थना करूंगा और कृषि मंत्री जी से भी प्रार्थना करूंगा कि प्राकृतिक खेती अगर बिना सीखे करेंगे तो नुकसान खाएंगे ही खाएंगे और घर में विरोध होगा, घर में विरोध बहुत ज्यादा होगा अगर आप नुकसान कहेंगे तो मैं मंत्री जी से भी प्रार्थना करूंगा कि प्राकृतिक खेती सिखाने के लिए सरकार जोर दे और सभी किसान प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। जब सही से सीख के करेंगे, प्राकृतिक खेती भी एक अपनी पूरी, इसकी भी एक पूरी साइंस है। सब किसान जब सही से सीख के शुरू करेंगे तो नुकसान होने का कोई चांस नहीं है। अतः मंत्री जी से मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती को सिखाने के पे पुरजोर विरोध करे, समर्थन करे सरकार। फूल कुमार जी, हमारी सरकार ने फैसला किया है कि प्राकृतिक कृषि के लिए क्लास लगेंगी। कुरुक्षेत्र में हम ट्रेनिंग शुरू करवा रहे हैं, किसानों को लेके जाएंगे। 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, किराया भाड़ा हमारा होगा, खाना पीना हमारा होगा। सिखा के ट्रेनिंग दे के और वहाँ पर 100 एकड़ की प्राकृतिक कृषि है उसको मौके पे दिखाएंगे और किसी को ऐसी स्कीम बनाएंगे उसके बावजूद भी घाटा होगा तो घाटे की भरपाई करेंगे। एक बार जोरदार तालियां कृषि मंत्री जी के लिए। मंत्री जी का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम कार्यक्रम को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। मेरा अनुरोध है डीजी एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट श्री हरदीप सिंह जी से आप अपना स्थान ग्रहण करिए और अब हम आगे बढ़ते हैं और कृषि मंत्रालय का जो अगला विभाग है हॉर्टिकल्चर, जो जिनकी सोच ये है कि कृषि के साथ साथ बागवानी में विविधीकरण के ऊपर ऐसी कौन कौन सी योजनाएं लेके आया जाए ताकि किसानों की आमदनी बढ़े। जैसे कि कृषि विभाग ने डॉक्टर हरदीप सिंह जी ने यहाँ पर बताया कि उनके कृषि विभाग का बजट लगभग 3500 करोड़ रुपया हुआ है। तो हरियाणा सरकार की विविधीकरण की नीति को बढ़ावा देते हुए और कृषि मंत्री जी के अथक प्रयासों से बागवानी विभाग का बजट भी इस साल 825 करोड़ रुपए हुआ है, जो कि पिछले साल से ही दुगना है। और पिछले 4-5 साल, 2 वर्ष 2014-15 से देखें, लगभग ये 8 गुना के करीब हो चुका है। ऐसे लगभग 50 से भी ज़्यादा योजनाएं हैं जो कि बागवानी के विभिन्न मदों के अंदर अनुदान देने के लिए किसानों के लिए दी जा रही हैं। क्योंकि ये बहल का एरिया और यहाँ का जो जलवायु है वो थोड़ा सा विभिन्न है, जो हमारे राज्य के विभिन्न जो दूसरे ज़िले हैं। तो यहाँ के हलके के लिए
जो जिस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं तो उसी के ऊपर मैं 2-3 मिनट में संक्षिप्त में चर्चा करना चाहूँगा। स्कीम्स बहुत हैं, योजनाएं बहुत हैं, हमारे अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, भिवानी में भी हैं और ब्लॉक स्तर पे भी हैं, उनसे ये ज़्यादा विस्तृत तौर पे चर्चा की जा सकती है। विविधीकरण में सबसे बागवानी को अगर चुनाव करना हो तो सबसे ज़्यादा चुनौती ये आती है क्योंकि ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव क्रॉप, इसमें खर्चा बहुत होता है, शुरुआती दौर पे खर्चा होता है। तो इसलिए सरकार ने यहाँ पर इस रीजन में, इस हलके में जो फसलें होती हैं, खासकर जो हो भी सकती हैं, जिसमें खजूर की फसल है, अमरूद की फसल है और सब्जी, उन पे पिछले कई सालों से अनुदान की मात्रा कई गुना बढ़ा दी है। इवन जो खजूर है उसका तो 2 लाख रुपए तक की प्रति एकड़ की लागत रखी है, जो कि किसी भी प्रदेश में पूरे देश भर में नहीं है। इसी तरह से अमरूद में जो पहले सिर्फ 6 से 7 हज़ार रुपये प्रथम वर्ष में अनुदान दिया जाता है, उसको अब की बार बढ़ाकर वो भी लगभग 20 हज़ार रुपये कर दिया गया है एक वर्ष के अंदर, और अगले साल उतना ही अनुदान फिर दिया जाएगा। इसी तरह से सब्जियों के अंदर भी जो कि पहले सिर्फ 8 हज़ार रुपये हुआ करता था, उसको भी बढ़ाकर लगभग 15 हज़ार रुपये के करीब कर दिया गया, वो भी प्रति एकड़। और सब्जियों के साथ साथ जो भी उसके अंदर विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी, चाहे वो मल्चिंग है, चाहे बैम्बू स्टैकिंग है, चाहे वो पॉली हाउस के प्लास्टिक कल्चर एप्लीकेशंस की है, उसके अंदर भी सभी के अंदर अनुदान काफ़ी मात्रा में बढ़ाया हुआ है। एक सबसे अच्छा प्रयास जो यहाँ पर हुआ है, हरियाणा सरकार का एक प्रण था कि प्रत्येक जिले के अंदर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा उत्कृष्टता केंद्र, क्योंकि बागवानी फसलों में तकनीकी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है और साथ साथ उसको सीखने के लिए तो यहाँ पर गिगनों के अंदर एक ऐसा 10 करोड़ की लागत से केंद्र बनाया जा रहा है, जो कि इसी वर्ष जो आगामी आने वाली जो रबी की फसलें हैं उससे ये हमारा जो केंद्र है, नया केंद्र जो गिगनों में बनाया जा रहा है, वो शुरुआत हो जाएगी। उसमें ना केवल सब्जियों की विभिन्न तकनीकों को सिखाया जाएगा, दिखाया जाएगा, बल्कि नई फसलें भी, जिसमें बादाम तक भी शामिल है, एवोकाडो तक शामिल है, डेट पाम शामिल है, खजूर शामिल है, एवोकाडो शामिल हैं, ऐसे सभी फसलें और साथ साथ सब्जियों की जो फसलें पहले नहीं होती थी, इवन जो स्ट्रॉबेरी है उसको भी यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। लगभग जो कि 55 एकड़ का ऐसा फार्म यहाँ पे बनाया जा रहा है। उसके अतिरिक्त जो सबसे ज़रूरत है, कई किसानों ने जैसे अभी बताया भी है, ट्रेनिंग। इसी केंद्र पर यहाँ पर ना केवल साप्ताहिक ट्रेनिंग बल्कि 2 से 3 माह की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि ना केवल सब्जियों के अंदर बल्कि फलों की रखरखाव कैसे करना है, तुड़ाई के बाद रखरखाव कैसे करना है, उसके ऊपर भी वहाँ पे हर एक तरह का ट्रेनिंग के स्किल का एनहांसमेंट के ऊपर पूरा जोर दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी योजना चलाई जा रही है जिसको हम क्रो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, सामूहिक केंद्र के नाम पे। पूरे हरियाणा भर में लगभग हमने 400 ऐसे केंद्र चिन्हित किए हैं जहाँ पे सब्जियों या फलों की फसलें 100 एकड़ के लगभग होती हैं या उससे ज़्यादा होती। भिवानी में लगभग हमने 18 से 20 ऐसे क्लस्टर आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर अलग तरीके से किसानों को अनुदान दिया जाएगा और वहाँ पे क्लस्टर डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके तहत सिवानी के अंदर अभी आपको अगर किसी ने जानकारी हो, लगभग 3.5 करोड़ रुपए की मदद से, जो कि सरकार लगभग 80% उसमें अनुदान देती है, 80% तक अनुदान देती है, वहाँ पे गाजर और टमाटर और प्याज के लिए एक पैक हाउस भी बनाया जा रहा है। इसका सिर्फ जो दिशा निर्देश ये है कि वो एक क्लस्टर होना चाहिए और वहाँ पे जो किसान हैं वो सभी अपना एक समूह बनाएंगे, जिसको आजकल सभी जानते हैं FPOs, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान संगठन समूह। हरियाणा में लगभग 600 ऐसे FPO बन चुके हैं और भिवानी के अंदर भी लगभग 22 के करीब ऐसे FPO अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग क्लस्टर्स में ऐसे बनाए जा चुके हैं। तो ऐसे आने वाले समय में 8 से 10 ऐसे केंद्रों पर काम चल रहा है, जो कि
जैसे भी अभी बताया गया कि मंडीकरण का बागवानी में खासकर, क्योंकि एक मंडी सब्जी की जो भिवानी के अंदर है और यहाँ पे 1 घंटा यहाँ पे आने लगता है तो उनको दिक्कत आती है। तो ऐसे केंद्र जो जगह जगह स्थापित होंगे, जो किसानों के द्वारा ही संचालित होंगे और जिसमें सरकार 80 से 90% तक अनुदान दे रही है, मतलब अगर 4 करोड़ रुपए का भी कोई ऐसा लगता है तो लगभग आप मान के चलिए 3.5 करोड़ रुपए तक का सरकार अनुदान दे रही है। ऐसी योजना पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ हरियाणा सरकार ने, यहाँ पे कृषि मंत्री जी के काफ़ी प्रयासों से ये संभव हो सका है। तो हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि बागवानी फसलों में अगर आपने कामयाब होना है, इसका विपणीकरण जिसमें मार्केटिंग है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए आप जहाँ भी किसान सब्जियाँ करते हैं, फल का काम करते हैं, अपने इकट्ठा होकर ऐसा समूह जरूर बनाएं। 25 किसानों से एक समूह तैयार होकर 200 किसानों तक का एक समूह हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको 400-500 किसानों का समूह बनाना है। क्षेत्रफल कम है तो 25 किसान इकट्ठे होकर भी आप 50 एकड़ 100 एकड़ का अगर करते हैं, वो भी समूह हम उसको चिन्हित करते हैं, उसको एमपैनल भी करते हैं, लिस्ट करते हैं। प्रक्रिया बड़ी सरल है इसको अनुदान लेने की, तो हम आपसे उन्हें अनुरोध करेंगे ऐसी स्कीम का पूरा लाभ उठाएं। बागवानी फसलों में मंडीकरण, जैसे कृषि फसलों में एमएसपी या अश्योर्ड बायबैक होता है, मतलब कि आपका एमएसपी भी निर्धारित है और खरीदना भी सरकार ने निर्धारित किया हुआ है। सब्जी फसलों में ऐसा नहीं है, लेकिन इस सरकार ने अपने कार्यकाल के अंदर 2 बड़ी ही महत्वपूर्ण योजनाएं चालू की थी, जिसके अंदर एक भावांतर भरपाई योजना, जिसका एक निश्चित कीमत तय कर दी गई सभी लगभग 21 फसलों की। अगर उस तयशुदा रेट से अगर कम रेट पे मंडी में बिकता है तो उसकी भरपाई सरकार करती है। और पिछले 4-5 सालों से ये स्कीम बड़ी ही सफलतापूर्ण चलाई जा रही है। और साथ साथ इसी वर्ष 1 अप्रैल से एक नई योजना शुरू की है, वो भी पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है, वो है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, जिसमें सिर्फ 2.5% किसानों के शेयर से लगभग उसका 30,000 रुपया सब्जियों के लिए और 40,000 रुपया फलों के लिए उसका बीमा निश्चित होता है। और इसके अंदर कोई भी कंपनी शामिल नहीं है। आपका किसी तरह से भी नुकसान होता है और उस फसल में खड़े खड़े अगर फसल को दौरान 3 बार भी नुकसान होता है तो वो 3 बार के नुकसान के लिए भी वो किसान लाभ का पात्र बनेगा। तो ऐसी विभिन्न योजनाएं हैं, अनूठी योजनाएं हैं जो कि भारतवर्ष में सिर्फ हरियाणा में चलाई जा रही हैं। ऐसा सुसंगठित जो डिपार्टमेंट को करने का सरकार ने काम किया है, ऐसा पूरे भारतवर्ष में हमें कहीं नहीं दिखा है। हम पूरे भारतवर्ष में घूमते हैं, विदेशों में भी घूमते हैं, जो भी तकनीक, नई तकनीकें हमें बाहर दिखती हैं तो हम उसका पूरा प्रयास करते हैं कि यहाँ देखें। और इसी वजह से सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि अगले 2030 तक इसको बागवानी की फसलों का जो क्षेत्रफल है दुगना करना और पैदावार को 3 गुना करना, जो कि हमारा लगभग क्षेत्रफल का 15% हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में आप सुनते हैं कि वहाँ पे फसलें ज़्यादा होती हैं। जिस प्रयासों से और जिन स्कीमों से ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उससे उम्मीद करते हैं कि बागवानी को किसान अपनाएंगे। और बागवानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विविधीकरण का फसल का एक क्षेत्र है, जहाँ पर किसानों की आमदनी कई गुना होने के पूरे चांस हैं, ये सभी को पता है। प्राकृतिक खेती का साथ साथ जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, जिसको हम संरक्षित खेती है, उसके बारे में भी सभी को मालूम है। इस वर्ष तो लागू, मैं अब कई लाखों का कीमत नहीं कहना चाह रहा, पर अदरवाइज कई गुना लाख तक एक किले के अंदर, खीरे के अंदर और जो शिमला मिर्च जिसको कैप्सिकम बोलते हैं, कलर्ड कैप्सिकम वगैरह, उसके अंदर किसानों ने अपनी आमदन की है। तो मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगा, मैं आपके और जो किसानों के सम्मान के बीच में ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना चाहूँगा। मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, एक खास अनुरोध, कि जो कृषि विभाग ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक जो पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर सभी किसान अपना नाम और फसल को दर्ज करते हैं, तो बाय मेहरबानी आप उन फसलों के साथ साथ बागवानी फसलों को भी उसमें ज़रूर दर्ज करें।
तभी आप किसी स्कीम के, बागवानी स्कीम के लिए हकदार होंगे, उसके अनुदान के पात्र होंगे। हमारे पास ऐसी बोझ कहते आते हैं कि हमने फसल लगाई हुई है, पर लगाई तो हमने सरसों ही, हमें अनुदान चाहिए। तो हमारे लिए ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसे किसानों को फिर बाद में मदद करना। तो मेरा अनुरोध दोबारा से यही है कि आप उस फसलों में अपना किसान दर्ज कराएं और उनके किसानों के अपनी फसल भी दर्ज कराएं। अगर आप बागवानी की फसलें कर रहे हैं, उससे हमारे लिए भी आसानी है, अनुदान देने में भी आसानी है, और बाद में उसको योजनाओं को सही तरीके से हम उसको लागू कर पाएँ, उसके लिए भी हमारे लिए आसानी रहती। तो मैं पुनः जनता टीवी का इस मंच के माध्यम से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसा मंच तैयार किया है, जगह जगह खास किसानों के अंदर आकर, जहाँ पर उनको सम्मानित करने का एक प्रयास किया है। और ऐसे सम्मानित जो कृषि रत्न भी हैं, हमारे सामने भी बैठे हैं, और उनको यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो उनके प्रयास हैं उसमें बागवानी विभाग पूरी तरह से कोशिश करेगा, और जितनी भी स्कीमें हैं धरातल पर उतारने के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बागवानी विभाग में किस तरीके से काम यहाँ पर हो रहा है और तमाम योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें देने के लिए, और अब मैं बुलाना चाहूंगी, मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जिन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में कई आयाम स्थापित किए। 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित वो हो चुके। हम बात करें सोनीपत के अटेरना गांव के किसान कंवल सिंह चौहान जी को। मैं चाहूंगी कि वो मंच पर आए और उनके कार्यक्षेत्र से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किया जा रहा है पद्मश्री कंवल सिंह जी को। शुक्रिया शुक्रिया। ये एक तो आपको सैल्यूट है, और एक तो आपकी उम्र भी है, तो तजुर्बा भी है, पद्मश्री भी है, मतलब आपके बारे में क्या कहें। एक कोई यंग नया लड़का आजकल नौकरी के लिए दर दर भटकता रहता है, जबकि इतने सारे लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर तरीके और सलीके से किसानी की तो नौकरी वाले से ज्यादा पैसा भी है, इज्जत भी है और स्वाभिमान भी है। कैसे करें वो? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 10,000 एफपीओ बनाने का देश में निर्णय लिया है। ये किसानों को और जो किसान के बच्चे हैं उनको उद्योगपति बनाने का सीधा सीधा साधन है। एफपीओ के माध्यम से हम अपनी कंपनी बना सकते हैं किसान मिलकर, और उसमें वहाँ के लोकल जो बेरोजगार है, उनको जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको रोजगार मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस जिले में, जिस ब्लॉक में जो फसल पैदा हो रही है उसको प्रोसेस करके इंडस्ट्री लगाकर और बाजार में, देश विदेश के बाजार में उसको भेजा जा सकता है। हरियाणा सरकार ने जो योजना बनाई है CCDP स्कीम, ये बहुत अच्छी है और देश में केवल हरियाणा में है, और 70 से 90% जो अनुदान दिया जा रहा है अटेरना गांव से और आसपास के क्षेत्र से। इसमें बेबी कॉर्न की खेती होती है और ये एक्सपोर्ट लंदन, हर रोज यहाँ से 2 से 3 टन लंदन जा रहा है। इसी तरह से वह समय आएगा कि भारत दुनिया की फूड फैक्ट्री बनेगा, और भारत में जो युवा शक्ति है वो किसान खेती में आएगी, उद्योगपति बनेगी, और फूड प्रोसेसिंग के जरिए देश विदेश में नाम होगा। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि कल मैं पूसा में बोल रहा था, वहाँ के वैज्ञानिक कह रहे थे कि यदि पिछले 50 साल में हमने जो देख लिया, जो रासायनिक खेती और जहर की खेती का हमने परिणाम देख लिया, जमीन बंजर हो जाएगी। वो 20 साल कह रहे थे, पर मैं कहता हूँ यदि 50 साल भी ऐसी चली, हजारों लाखों वर्षों से जो हमारे देश में खेती होती आ रही थी, उसका भविष्य कितना है? सिर्फ ज्यादा 25-30 वर्ष। इसलिए किसान को ध्यान देना होगा। अपने यहाँ जैविक खेती के बहुत से किसान आए हैं, उन्होंने जैविक खेती शुरुआत करी है, और मैं हरियाणा सरकार से निवेदन करता हूँ
कि ट्रेनिंग सबसे ज्यादा यदि ट्रेनिंग की जरूरत है आज तो जैविक खेती की ट्रेनिंग सरकार को देनी चाहिए और इसके लिए मैं सरकार प्रयासरत है। मैं इसका धन्यवाद करता हूं सरकार का, हरियाणा सरकार का। साथ में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन भी करता हूं कि जैसे हॉर्टिकल्चर में CCDP योजना बनाई है, यह योजना हमारे पशुपालन में, मछली पालन में और दूसरी जो कृषि की अन्य प्रोसेसिंग इकाई हैं उसमें भी ये योजना FPO के माध्यम से शुरू होनी चाहिए। सरकार का यदि ऐसा करे तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से कि ऐसा इस विषय में सोचे और इस तरह का कोई नियम बनाए। एक सवाल आपसे जो करना चाहता हूँ वो ये है कि इस देश में जो तमाम स्थापित उद्योगपति हैं वो नया उद्योग लगाने की कोशिश करते हैं तो सफल नहीं हो पाते। आप किसानी से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जब उद्योग लगाने के लिए गए तो कालीन बिछा हुआ तो मिला नहीं होगा, फिर भी सफल कैसे हो गए? पहले ये अभी सरकार का बदलाव है कि जब हमने शुरुआत की उद्योग की, हरियाणा में ऐसे नियम थे कि लाल डोर के बाहर तो कोई बिजली कनेक्शन भी नहीं ले सकता। अब सरकार आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आ रही है और अभी 2017 में जो हमने उद्योग लगाया 23 करोड़ रुपए का, जिसमें कि मटर और कुछ लोगों का कोल्ड चेन का पूरा प्रोजेक्ट था, उसमें हम हरियाणा सरकार के पास गए। हरियाणा एक ऐसा नियम था कि उस क्षेत्र में कोई उद्योग लग नहीं सकता, तो हमारी सरकार ने तुरंत निर्णय लिया और ये कहा कि हरियाणा में जो एग्रीकल्चर जोन है, भले ही वो जोन शहर के नज़दीक हो तो भी यदि एग्रीकल्चर जोन में एग्रो उद्योग लग सकता है। ये नियम में बदलाव किया और सरकार अब बहुत से नियमों में बदलाव कर रही है और इससे जो है हमारे FPO को, हमारे जो एग्रो इंडस्ट्री लगाएंगे उनको लाभ होगा। तो इस बदलाव के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि किसानों को उद्योगपति बनाने के लिए सरकार ने विचार ही नहीं किया बल्कि उसमें कदम भी आगे बढ़ाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और बदलाव भी प्रकृति का नियम है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एक ऐसे किसान को जिन्होंने अपनी जिद और कुछ अलग कर दिखाने के जज्बे के चलते और लाख मुश्किलों के बावजूद भी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी अच्छी खासी जॉब को छोड़कर भी खेती किसानी को चुना। पानीपत जिले के गांव आसन खुर्द के किसान डॉक्टर जयपाल तंवर जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जिन्होंने परंपरागत खेती की बजाय बागवानी को चुना और आधुनिक तरीके से पॉली हाउस की खेती शुरू की। और इन्हीं के कृषि क्षेत्र में किए गए काम से जुड़ी रिपोर्ट आप देखिए। पानीपत जिले के गांव आसन खुर्द के रहने वाले किसान डॉक्टर जयपाल, जो आज उन लाखों युवा किसानों के लिए प्रेरणा हैं जो पढ़ लिख कर आधुनिक खेती को अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसी ही संघर्ष भरी कहानी है किसान डॉक्टर जयपाल तंवर की, जिन्होंने परिवार के विरोध के बावजूद अपनी अच्छी खासी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब छोड़कर परंपरागत खेती के बजाय बागवानी को चुना और आज एक सफल किसान के रूप में बागवानी की खेती कर लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। साथ ही अन्य किसानों को भी इस ओर प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा 2 बार सम्मानित भी किया जा चुका है। यहां तक कि डॉक्टर जयपाल को उनके सराहनीय प्रयासों के लिए साल 2019 में घरोंडा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शिमला मिर्च और गोभी की फसल के लिए कृषि मंत्री JP दलाल द्वारा राज्य स्तर पर बेस्ट सब्जी विक्रेता के पुरस्कार के साथ साथ जिला स्तर पर भी उन्हें बेस्ट फार्मर के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। किसान परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद भी किसान डॉक्टर जयपाल का ये सफर इतना आसान नहीं रहा, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और अपनी पुश्तैनी खेती की जमीन होते हुए भी किराए पर जमीन लेकर पानीपत के ही गांव नोहर में 1 एकड़ में पॉली हाउस में खेती की, जिसमें उन्हें काफी सफलता भी मिली। और यही वजह है कि दूर दूर से व्यापारी उनकी सब्जियों को खरीदने के लिए आते हैं। किसान डॉक्टर जयपाल तंवर की माने तो परंपरागत खेती के मुकाबले फल और सब्जियों की खेती में ज्यादा मुनाफा है। वहीं बागवानी विभाग और हरियाणा सरकार ऐसे किसानों को बागवानी के लिए पूरी सहायता राशि भी देती है, ताकि अन्य किसानों को भी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया और माननीय मंत्री द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा है आज।
देखा आपके बारे में, एक तो नौकरी जाने का खतरा, और नौकरी गई तो होम मिनिस्ट्री कितनी कड़ाई है वो तो सबको पता है। देखिए सब शादीशुदा मुस्कुरा रहे हैं। और दूसरा किराए पे जमीन, ये दो पहलू और उसके बाद ये कामयाबी, ये रहस्य क्या है, अड़चनें क्या थी और उन बाधाओं को दूर कैसे किया? सबसे पहले सारे किसान भाइयों को राम राम। समस्याएं किसान की, जिस दिन मैंने डबल डॉक्टरेट करी, 2 बार पीएचडी करी, दिल्ली में मेरी एजुकेशन हुई, तो मेरा मेन मकसद था कि मैं खेती करूं, क्योंकि परिवार में तो शुरू से 10वीं में बड़ा परिवार था, खेती बाड़ी करनी शुरू करी। तो मेरा मन था कि नौकरी ना करूं, मैं खेती करूं। तो उसमें पिताजी मेरे बिजली बोर्ड में यूडीसी रिटायर हुए, तो पिताजी तक कहा कि मेरी धर्मपत्नी भी आई हुई है, वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है एजुकेशन डिपार्टमेंट में।